तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का न्यूज़पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ा मेरा हेल्थ ख़राब था, इसलिए मैं नहीं कर पाया था न्यूज़पेपर। तो इसलिए आज का जो हम न्यूज़पेपर करेंगे उसके अंदर मैं 22 मार्च मतलब कल का और आज का दोनों का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल का एक न्यूज़ ये था कि हमारे पीएम जो है उन्होंने मतलब क्या हो रहा है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा होने वाला है। ठीक, इंडिया इज गोइंग टू सेलिब्रेट द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, इसके लिए क्या है कि कंट्री के अलग अलग पार्ट में बहुत सारा टाइप का फेस्टिवल्स को या फिर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो उसी रेफरेंस में अभी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे गए थे यहाँ पे आसाम के अंदर, तो उन्होंने अहोम वॉरियर का या फिर अहोम किंगडम का जिक्र किया था। तो हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि जो अहोम किंगडम था हमारा उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, ठीक है। उसका मेनली ये न्यूज़ किया था कि वही एक एग्जांपल इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बिल्ली बेसिकली क्या था कि जो अहोम किंगडम था वो हमारा आज का जो प्रेजेंट आसाम है ना, प्रेजेंट आसाम, वहां पे एक रूल करने वाला किंगडम था जिसने अप्रॉक्स 600 ईयर्स ठीक इंडिपेंडेंटली वहां पे रूल किया। इसका टाइम फ्रेम क्या था, दिल्ली सल्तनत से लेकर आपका मतलब अप्रॉक्स 12-13 सेंचुरी से लेकर इसने जब तक कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उसके बाद मतलब क्या हुआ था देखो इधर। मान लो 12-13 सेंचुरी के आसपास इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था। स्पेशली हमने मेडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ा हुआ है कि जो बंगाल था वो यूनाइटेड था किसके अंदर में, एक टाइप से पाला किंगडम के अंदर में। ठीक है, पाला जो था हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लास्ट किंगडम था एक टाइप से बंगाल में। ठीक, और भी उसका बहुत सारा फीचर्स होता है बट ये हिस्ट्री क्लास तो नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ ये याद रखते हैं जो पाला किंगडम था उसका जब डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद उसका रिमेनिंग से आसाम के अंदर मेरा बना अहोम किंगडम। ठीक है। हम्म। तो अहोम किंगडम आसाम में बना, तो उसके बाद जब आसाम में ये रूल करते रहा कंटिन्यूअसली, बाकी एरिया में क्या है, दिल्ली सल्तनत आया, मुगल आया, ठीक है, ब्रिटिशर्स आया, लेकिन आसाम के अंदर वो अहोम किंगडम कंटिन्यूअसली 600 ईयर्स तक रूल करते रहा। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उसका रूल खत्म कैसे हुआ। खत्म ऐसे हो गया कि जब ब्रिटिशर्स ने अहोम जो किंग थे उनसे परमिशन मांगा था कि भैया हमको म्यांमार में वॉर लड़ना है, बर्मा के साथ वॉर लड़ना है हमको, आप हमको जाने का परमिशन दो। ठीक है, तो अहोम किंगडम ने परमिशन दे दिया। बट क्या हुआ कि ब्रिटिश ने जो स्टार्टिंग बोला था कि हम सिर्फ जाएंगे और वापस आ जाएंगे, बट बाद में उन्होंने क्या किया, जब वो वापस आने लगे वॉर जीतने के बाद, तो उन्होंने फिर आसाम को एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में, मैंने वो नोट्स डाला हुआ है इंपॉर्टेंट। तो हमारा दूसरा न्यूज क्या है इंपॉर्टेंट कि या इंडिया और इसराइल ने क्या किया, वैक्सीन के ऊपर कोलैबोरेशन किया। अब देखो मैंने क्या बताया था, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको अगर ये पता है किसी भी कंट्री का क्या स्ट्रांग पॉइंट है तो आराम से आप डे टू डे बेसिस पे नहीं भी कर रहे हो तो आपका काम चलेगा। बिकॉज अगर आपको ये पता है कि रहा इंडिया, ठीक है, और ये रहा इसराइल। ठीक, इसराइल क्या है, टेक्नोलॉजिकली हाई कंट्री है, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है इनके पास। उसके बाद इनके पास डिफेंस में भी मैन्युफैक्चर में बहुत अच्छा है। ठीक, टेक्नोलॉजी इन द सेंस, फिर इनके पास क्या है कि वाटर का उतना सोर्सेज नहीं है, इसीलिए ये लोग जो वाटर इफिशिएंसी के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। आज के टाइम में जो हम लोग देखते हैं कंट्री के अंदर ड्रिप इरिगेशन वगैरह, वो भी हमारा इसराइल से ही होकर आया है। जब इसराइल स्टार्टिंग में एक न्यू कंट्री बना था तो पूरा डेजर्ट एरिया था, फिर वहां पे लोगों ने उसका यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर करके फिर उसको एक टाइप से रहने लायक बनाया। और अभी आज वो ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है खुद के लिए बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो नेचुरल सा बात है कि इसराइल का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है और डिफेंस प्रोडक्ट्स है। ठीक, और फिर वाटर इफिशियंसी वाला हो गया। तो नेचुरल सा बात है कि इंडिया के साथ जब भी इसका ट्रीटी होगा तो ये तीन चीज हमेशा आएगा। ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी का बात होगा वहां पर, कुछ डिफेंस डील का बात होगा, या फिर वाटर इफिशियंसी का बात होगा। तो अगर ये चीज आप बेसिक समझ गए हो इसके ऊपर जो कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, तो आपको डे टू डे बेसिस पे क्या ट्रीटी हो रहा है अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्री है इसराइल, तो इंडिया और इसराइल ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग जो एक ओरल कोविड का वैक्सीन बनाएंगे। ठीक है, मतलब क्या अभी क्या हो रहा है कि मेनली एक वैक्सीन हो रहा है जो कि आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। ठीक, तो मतलब इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों मिलकर एक ओरल मतलब ऐसा बनाएंगे जो कि आदमी ले सके, मुंह से खा सके, ठीक ना, उस टाइप का कुछ मेडिसिन बनाएंगे। इतना है, हाँ, ओरल वैक्सीन फॉर कोविड, वन दैट कैन बी swollen लाइक अ पिल इंस्टेड ऑफ बीइंग इंजेक्टेड। वही है कि एक ओरल वैक्सीन बना, एक ओरल मतलब मेडिसिन बनाएंगे हम लोग जिसको कि लोग खा सकते हैं एक नॉर्मल टेबलेट के जैसा। ठीक है,
तो अगला न्यूज में देखते हैं हम लोग। अब ये न्यूज है मेरा क्या, फिलीपींस और चाइना के बीच में कुछ इश्यू हुआ है उसको लेके। तो अब मेनली क्या देखो, जैसे ये चाइना है मेरा, हम्म, और यहाँ समथिंग फिलीपींस है, मैप दिया है मैंने नीचे वैसे, बट यहाँ समझ लो। तो मेनली क्या है, जो साउथ चाइना सी है ना ये एरिया, तो ये एरिया मेनली क्या है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि बहुत सारा कंट्री हमारा यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल मलेशिया है, ब्रुनई है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर वियतनाम है हमारा, ठीक है, फिर लाओस है, कम्बोडिया, ये सब मेरा कंट्री है। तो क्या है कि सब कंट्रीज के मतलब जो एक होता है ना कॉन्सेप्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब क्या कि रिवर जो सी वाटर बॉडीज हमारा होता है ओशियन, उसका 200 किलोमीटर तक, ठीक ना। तो हमारा एक लिमिट होता है कि वो कंट्री एक्सक्लूसिव उस जोन में काम कर पाएगा, अपना यूज कर सकता है। तो क्या होता है, इसलिए क्या है कि बहुत सारा कंट्री आसपास है, इसलिए क्या है कि साउथ चाइना सी जो थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है, क्यों चाइना बोलता है ये पूरा एरिया मेरा है, फिलीपींस बोलता है नहीं यहाँ तक मेरा है, इसलिए डिस्प्यूट्स वगैरह है। तो अभी इंसिडेंट ये हुआ है कि चाइना जो है एक कुछ सालों से वहाँ पे क्या है कि आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, ठीक। आर्टिफिशियल आइलैंड मतलब क्या, कि वहाँ पे कोई आइलैंड था नहीं, बट वहाँ पे मतलब एक टाइप से जो सैंड वगैरह है उसका मतलब बालू वगैरह डाल के वहां पे एक टाइप से न्यू आइलैंड बना रहा है, जैसे हमने देखा है दुबई के अंदर जो हमारा मतलब पाल्म ट्री टाइप का आइलैंड है, उसी टाइप का एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है ये। तो अभी जो डिस्प्यूट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है हमारा, व्हाइट सुन रिफ के पास। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाइट सुन रिफ मेरा कहाँ है, तो याद रखना है कहाँ पे, साउथ चाइना सी में, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, फिर ये देखो मैंने ऐसा बोला था, ये रहा फिलीपींस यहाँ पर है, ठीक है। ये रहा मेरा साउथ चाइना सी, और ये मेरा फिलीपींस। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, हाँ ये रहा, ठीक। तो ये रहा फिलीपींस, ये रहा फिलीपींस, ये रहा मेरा, ठीक है। ये रहा इंडोनेशिया, ये रहा ब्रुनई, ठीक है, ये रहा मलेशिया, ठीक है, ये वियतनाम। तो अब देखो साउथ चाइना से ये रहा, ठीक। तो सभी कंट्री का यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है, खासकर ये पार्सल आइलैंड को लेकर। इसमें वियतनाम बोलता है मेरा भी पार्ट है, चाइना बोलता है सिर्फ मेरा है, ठीक है। इस पार्टी आइलैंड को लेकर भी इशू है, ठीक है, इस सब को लेकर। तो ये देख लो कोलालमपुर इधर है मेरा, ठीक। बैंकॉक इधर है, सिंगापुर इधर है, ठीक है, ताकि एक ईयर क्वेश्चन आ गया था उसको नॉर्थ टू साउथ रेंज करने में। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है क्या, कि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक का लास्ट 50 ईयर्स का सबसे भयानक वाला फ्लड आया है। तो मेनली अल्टीमेटली हम इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, न्यूज पढ़ते टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग यूज कहाँ पे करना है उस न्यूज को अपने एग्जाम के अंदर। तो अगर मान लिया जाए, अगर हमको कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ भी आंसर लिखना हो, तो वहां पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि रिसेंटली ऐसा चीज हुआ है, जो कि अल्टीमेटली शो करता है हमारा, क्योंकि क्या है, एक साल पहले, ठीक एक साल पहले गर्मी, इतना ज्यादा गर्मी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, कि जिसके कारण कि मतलब इतना भयानक वाला वाइल्ड फायर हुआ था हमारा, जो कि बहुत महीनों तक मतलब जलते रहा था, ठीक है। जिसके कारण एक पर्टिकुलर एनिमल था मेरा कोला करके, वो एक्सटेंड होने में पोजिशन में पहुंच गया था मेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इतना भयानक था, और ठीक एक साल के बाद देख रहे हैं क्या, कि 50 साल का सबसे भयानक वाला फ्लड आया है। तो अल्टीमेटली इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ के एग्जाम्पल में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा। अब देखो ये, अब नॉर्मली क्या है कि बहुत सारा जैसे आप सर्च करोगे तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल जैसे क्या कर रहा है सिंपली, कि एडिटोरियल के नाम पे ये भी आपको पढ़ा दे रहा है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये आपको समझना पड़ेगा कि देखो, मैंने इससे पहले भी बताया था आपको क्या, कि बिल कोई भी एक्ट कैसे पास होता है, पहले वो ड्राफ्ट बनता है, ठीक है। कोई मिनिस्टर हुआ, उसका डिपार्टमेंट हुआ, उसके अंदर वो ड्राफ्ट बनाएगा, फिर वो ड्राफ्ट तैयार होके जाता है मिनिस्ट्री के पास, ठीक। मिनिस्ट्री उसको ओके भी बोल सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। मान लो उसने ओके बोल दिया, तो फिर जाएगा कैबिनेट के पास, कैबिनेट उसको ओके ही बोल सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। मान लो कैबिनेट ने उसको ओके बोल दिया, ठीक है। जब कैबिनेट उसको ओके बोलेगा, तो बिल कहाँ, वो ड्राफ्ट कहाँ प्रोड्यूस होगा, मेरा पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जब वो प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग बिल कहेंगे। तो यहाँ तक वो क्या था, ड्राफ्ट था, पर जैसे ही पार्लियामेंट में गया वो बिल हो गया, ठीक। अब पार्लियामेंट में क्या है, कि वो बिल तुम्हारा लोकसभा में पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो लोकसभा में पास हो गया, ठीक है, फिर वो जाएगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मान लो दोनों हाउस से पास हो गया, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो वो प्रेसिडेंट उसको साइन कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या है, कि ये जो टोटल प्रोसेस है बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो बहुत ही कम ऐसा बिल होता है, या फिर जो अल्टीमेटली एक्ट बन पाता है। तो सिंपल सा बात है कि जब ये एक्ट बनेगा, जब ये फाइनली एक्ट बन जाएगा, तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक। पहला रीजन तो ये रहा, इसलिए इसको उतना टाइम देना इसके लिए मतलब ठीक नहीं है। और दूसरा रीजन ये रहा ना, ये हाईली पॉलिटिकल थोड़ा इश्यू हो जा रहा है। तो यूपीएससी कभी भी इतना ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से नहीं पूछता है, ठीक है।
तो इसलिए भी ये इसके ऊपर नहीं। अब दूसरा बात है जब एक्ट बनेगा तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, बट अभी तो ये बिल ही है ना। अब बिल के ऊपर हार्डली यूपीएससी कभी क्वेश्चन करता है, और इतना ज़्यादा पॉलिटिकल नेचर के टॉपिक के ऊपर तो नहीं करेगा वो। हमारा एक न्यूज़ है इंपॉर्टेंट क्या कि हाँ, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक। तो इंडिया का जो पहला नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट था मेरा, कौन सा था? केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा क्या था, ये मेनली प्रोजेक्ट क्या था, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, ठीक है। मेनली जो हमारा बुंदेलखंड एरिया है ना वहाँ पे, हाँ। तो यहाँ इसमें क्या है कि देखो, वाटर फ्रॉम द केन रिवर विल बी ट्रांसफॉर्म टू बेतवा रिवर। मतलब क्या, देखो जो वहाँ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर होता है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, उसमें होता क्या है मेनली, उसमें ये होता है कि जिस रिवर के पास, ठीक ना, सरप्लस पानी होता है, उस पानी को ट्रांसफर कर दिया जाता है ऐसे रिवर के में जिसके पास डेफिसिट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। क्लियर है? तो वही इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, केन जो रिवर है, ठीक, उससे जो पानी है वो बेतवा में जाएगा। मतलब क्या, केन जो है सरप्लस वाटर है इसके पास, बेटवा मेरा यहाँ पे डेफिसिट वाटर है इसके पास, ठीक है। तो इंडिया का पहला ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है नेशनल, मतलब हमारा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक। तो इसका बहुत सारा प्रो एंड कॉन्स है, हमारा ये अलग टॉपिक ही बन जाता है हमारा रिवर इंटरलिंकिंग का। तो शॉर्ट में इस टॉपिक को डील कर लेते हैं आज हम लोग। तो देखो, तो मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना। रिवर इंटरलिंकिंग में क्या होता है कि मेनली जो सरप्लस रिवर होता है उससे वाटर ट्रांसफर किया जाता है कहाँ, रिवर जो डेफिसिट होता है वाटर में, ठीक। इसका फायदा तो ये हो जाएगा क्या कि भैया जहाँ पे फ्लड होता है वहां पे फ्लड आना कम हो जाएगा। इसका पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, जो फ्लड होगा मेरा, ठीक है, जिस एरिया में फ्लड आता होगा वहां से एक्स्ट्रा वाटर के कारण वहाँ फ्लड आता है। अब एक्स्ट्रा वाटर को अगर मान लो मैंने ट्रांसफर कर दिया तो उस एरिया में फ्लड रिड्यूस हो जाएगा आना, ठीक है। दूसरा फायदा क्या कि भैया जहाँ पर मेरा पहले ड्राफ्ट आता था, ठीक, सूखा पड़ता था मेरा, अब उस एरिया में क्या हो रहा है कि जो डेफिसिट एरिया था वहां पे मैंने सरप्लस एरिया से पानी ट्रांसफर कर दिया है। तो अब उस एरिया में जो सूखा पड़ता था, जो एक टाइप से अकाल आता था, वो कम हो जाएगा आना, ठीक है। थर्ड क्या होगा मेरा, अगर लिंकिंग ऑफ रिवर अच्छा होगा तो मेरा एग्रीकल्चर इरिगेशन अच्छा होगा, ठीक है। इसको हम पावर सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। इसको फिर और जोड़ने के लिए फिशिंग से भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ड्रिंकिंग वाटर से भी इंक्लूड कर सकते हैं इसको, ठीक। फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज से भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत सारा एंगल इसका हो सकता है, तो बट अभी फिलहाल इतना काफी है वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। हाँ, तो पॉजिटिव में मेरा ये हो गया। अब निगेटिव में देखते हैं हम लोग। अब नेगेटिव में ये, तो अब ये सोचो इंडिया में क्या है कि जो मानसून सीजन होता है वो मेनली क्या होता है, चार महीने का होता है, मेनली 4 महीने में। तो जितना बारिश होता है वो 4 महीने में ही होता है इंडिया में मैक्सिमम बारिश। तो उस 4 महीने में क्या होता है कि लगभग इंडिया के सभी रिवर में पानी ओवरफ्लो होता है। तो आप ये बताओ कि जब सब रिवर में वाटर हमारा ओवरफ्लो है, ठीक, तो अल्टीमेटली आप ट्रांसफर करोगे तो करोगे कहाँ पे, ठीक है। वो एक मेन प्रॉब्लम है। और सेकंड मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा नॉर्थ इंडिया में तो हमारा पेरिनियल रिवर है। मतलब क्या कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो रिवर है वो मेनली क्या होता है, साल भर पूरे साल उसमें पानी होता है। लेकिन जो साउथ का रिवर होता है वो पेरिनियल नहीं होता है, क्योंकि वो सीजनल होता है। अगर मान लिया जाए आप प्लान कर रहे हो कि नॉर्थ से मेरे को साउथ में ट्रांसफर करना है मेरे को वाटर, तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नॉर्थ से साउथ जाने में आपको जो इतना ज्यादा जो फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक ना, तो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन आपका होगा, ठीक। मतलब डिफॉरेस्टेशन आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा ये रीजन क्या है कि जो आपका साउथ का एरिया है कंपेरेटिवली क्या है कि नॉर्थ का हमारा ग्राउंड है, लेकिन साउथ का क्या हमारा प्लेट्यू है। तो आप खुद सोचो कि अगर ग्राउंड से आपको ऊपर मतलब टंकी में पानी चढ़ाना हो तो आपको मोटर लगता है ना। तो सिंपल सा बात है, इतना लार्ज अमाउंट पे अगर वाटर आपको ऊपर ट्रांसफर करना है एक टाइप से, या फिर जो साउथ में भेजना है, तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको मतलब यूज करना पड़ेगा उसको वाटर को पंप करने के लिए। तो अल्टीमेटली बात वही है कि जितना ज्यादा आप एनर्जी जनरेट नहीं कर पाओगे उससे ज्यादा एनर्जी तो आप लूज करोगे, ठीक है। पावर लॉस भी होगा यहाँ पे, पावर लॉस इंक्रीज होगा हमारा, ठीक। सेक्टा तीसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या, अगर डिफॉरेस्टेशन हमने देख लिया तो बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन हमारा होगा, ठीक है, डाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन होगा हमारा, ठीक। उसके बाद फिर हमारा मेनली ये हो जाएगा कि जो मैंने बताया ना आपको कि जो रिवर वाटर है आपका साउथ के अंदर वो क्या सीजनल है आपका, ठीक है। तो अल्टीमेटली उनका स्टोरेज कैपेसिटी भी उनका नहीं है, ठीक, फ्लड फ्लड वगैरह। तो और भी बहुत सारा इश्यू है। तो इसलिए क्या है कि इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक है, हमारा GS 1 के अंदर आता है ये टॉपिक, वैसे ज्योग्राफी का पार्ट है। तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस हार्डली मैंने एक छोटा सा इंट्रो दे दिया क्या क्या इशू है टोटल। हाँ,
तो ये मैंने बताया ना, न्यूज़ हमने कवर कर लिया था, शायद रिपीट हो गया। हाँ। हम्म, हाँ जो मैंने बताया था, देखो अब अहोम किंगडम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जब पाला एम्पायर डिक्लाइन करता है 12वीं सेंचुरी के आसपास, ठीक, तो ब्रह्मपुत्रा वैली जो होता है, असम का जो एरिया होता है, वो बहुत सारा छोटा छोटा स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक। क्योंकि सिंपल सा बात है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग किंगडम टूटता है हमारा, तो बहुत सारा छोटा छोटा किंगडम इमर्ज होता है। जो हमने देखा था मौर्य के बाद भी यही हुआ था, मुगल के बाद भी यही हुआ था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग किंगडम इमर्ज होता है, ठीक, कमाटा किंगडम। तो उसके ईस्ट में क्या होता है, आहूम किंगडम होता है, ठीक है। आहूम जो होता है वो लोग जो होते हैं आहूम के, वो क्या होता है, ताई ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ताई ग्रुप। ताई ग्रुप होता है, वो कौन सा ग्रुप होता है, वो जो साउथ चाइना में होता है, ठीक है। तो आहूम किंगडम के जो लोग थे वो क्या था, ताई ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो कि साउथ चाइना के रहने वाले हैं। Ahom kingdom was a kingdom in the Brahmaputra Valley in Assam that maintained its sovereignty for nearly 600 years and successfully resisted Mughal expansion in the northeast India। ठीक है, मुगल को उन्होंने वहां पे एक्सपेंड करने से रोका, ठीक है, उस एरिया में। इट एक्सपेंडेड इन द 16th century एंड बिकेम मल्टी इथनिक इन कैरेक्टर विद, अब क्या हुआ स्टार्टिंग में, तो वो क्या था, उसका नेचर कैसा था, वो साउथ चाइना का जो ट्राइबल ग्रुप था उसके जैसा था, ताई ग्रुप जैसा। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, तो विद द टाइम जो इंडियन सोसाइटी का जो और भी कल्चर प्रैक्टिसेस था, उसको उन्होंने अपने अंदर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो वही है, विद द टाइम क्या हुआ, मल्टी इथनिक कैरेक्टर बन गया, ठीक है। जिसके कारण कि वहाँ के पॉलिटिकल और सोशल लाइफ पे इफेक्ट, पे लोगों का इफेक्ट पड़ा। तो फिर यही है हमारा। हाँ, तो आसाम लैंग्वेज, तो मेरे मेनली क्या होता है कि आसाम के अंदर जो आसाम लैंग्वेज हम देख रहे हैं आज के टाइम में, वो भी अहोम किंगडम के टाइम में ही इमर्ज हुआ था, ठीक है। हम्म। अब मैंने बोला ना कि विद द टाइम क्या हुआ कि अहोम किंगडम ने जो इंडिया का जो सोसाइटी था, उसका कल्चर था, उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। तो इसलिए उनका हिंदुइजेशन हो गया। Their gods into Hindu, marriage with Hindu, noble families, Ahom rulers were aware that accepting Hinduism giving the ruler a divine status। ठीक, तो उनको पता था कि अगर मैं हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो यहाँ पे रूलिंग करने का या जो मेरा स्टेटस है वो और स्ट्रांग होगा, मेरा जो पोजीशन है वो और स्ट्रांग होगा। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अभी न्यूज ये है ना कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली में क्या है, आईटी एक्ट को, आईटी रूल्स का एक गाइडलाइन जारी किया था, ठीक है। तो केरला हाई कोर्ट ने यही बोला है कि सेंटर को बोला है कि भैया आप ये बताओ कि ये उसका लीगल बेसिस क्या है, ठीक। तो जो भी है, तो हमारे लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो जो गाइडलाइन लागू किया था वो क्या है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो मेरी गाइडलाइन था किनके लिए था, जिनका जिन प्लेटफॉर्म का यूजेस 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली बात होता है, गवर्नमेंट अगर मॉनिटर करना चाहता है तो सबको तो मॉनिटर नहीं कर सकता है, उसको कोई ना कोई बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इस बेस के ऊपर ही लोग जाएगा, तभी मैं उसको मॉनिटर कर पाऊंगा। जैसे होता है ना इनकम टैक्स लिमिट में कि जिनका 5 लाख से ऊपर है उन्हीं को मॉनिटर करेगा गवर्नमेंट। तो सेम चीज यहाँ पर भी, जिनका 50 लाख से ऊपर यूजर्स है उनको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर छोटे मोटे सबको अगर फॉलो करने को बोल दिया जाए तो वो लोग उतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस गाइडलाइन के अंदर क्या था, इसके अंदर मेन क्या था ना कि हर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो 50 मिलियन ज्यादा जिसका कि हमारा 50 लाख से ज्यादा जिसका सब्सक्राइबर है, तो उसको एक चीफ कंप्लेंट ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि लोगों का कंप्लेंट को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर डील करेगा, ठीक है। अगर मान लो किसी को कंप्लेन है ये सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है उसको लेकर, तो वो उसको कंप्लेन करेगा और वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको डील करेगा, सॉल्व करेगा। As per new guidelines, significant social media intermediaries have been asked to observe additional due इतना इतना ये सब है, ठीक है। एक कंप्लाइंस ऑफिसर अलाउ करना पड़ेगा जो कि मॉनिटर कर सके और लोगों का जो ग्रीवेंसेस वगैरह उसको डील कर सके, ठीक है। तो ये सब चीजें, उसका ये भी था कि 24 आवर्स के अंदर मान लिया जाए वुमेन से रिलेटेड कुछ भी ऑब्सेसिव पोस्ट वगैरह होता है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, ये सब था, ठीक। तो कल एक ये आया था हमारा फिल्म अवार्ड, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद कर लेते, देख लेते क्या कि मेरी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, मनोज वाजपेयी को मिला है भोसले के लिए, और ये धनुष को मिला है। ये एक मूवी है, ये मेनली ट्रांसजेंडर के ऊपर बेस्ड है, तमिलनाडु का है समथिंग। तो वहाँ पे दिखाया गया इस मूवी में, अच्छा मूवी है, लाइक ट्रांसजेंडर को क्या क्या फेस करना पड़ता है सोसाइटी के अंदर, और अगर वो जेंडर चेंज करवा लेता है अपना तो ये होता है कि बहुत लोग क्या होता है कि आ, हटाओ ये सब चीज। हाँ, ये क्योंकि अलग इश्यूज आएगा ना फिर, तो अभी बीच में सब इशू को लाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट लास्ट ईयर एक बिल एक्ट बनाया था ट्रांसजेंडर्स के लिए, उनका राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखेंगे वो बिल कभी और हम लोग। हम्म।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है कि एक पैनल क्रिएट किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक। तो मेनली क्या है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये ट्री का नाम, ये देख लेना क्या, कीकर इरेडिकेशन, ठीक। तो मेनली क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट ऑन मंडे सेट अप कमिटी, इतना इतना इतना, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा अभी क्या, अभी हमने देखा है ना कि न्यू पार्लियामेंट जो है हमारा, ठीक ना, एक न्यू पार्लियामेंट जो हमारा बन रहा है, तो उसके लिए जो लैंड वगैरह को साफ किया जा रहा है, उसके कारण क्या है कि हमारा एक जो एक प्लांट था हमारा, ठीक, जिसको ये कहते हैं कीकर इरेडिकेशन, उस प्लांट को रिप्लेस करके कोई उसका न्यू मतलब एक टाइप से न्यू वैरायटी को वहां पे इंट्रोड्यूस करना है, जो कि उसका इंडियन रिप्लेसमेंट हो। देखो, हाँ, for restoration of the central region through biodiversity enrichment, which will include replacing invasive Mexican tree, ठीक है, विलायती कीकर, मतलब कि मैक्सिकन हमारा ट्री है, उसको रिप्लेस करना है, उसके बदले हम लोग को इंडियन मतलब ऐसा ट्री लगाना है जो कि इंडिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, इंडिया के डाइवर्सिटी के हिसाब से वो ठीक रहे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कोई एलियन स्पेसिस होता है, कोई मतलब इन्वेसिव स्पेसिस क्या होता है मेरा, एक ऐसा स्पेसिस होता है जो कि बाहर से आया हो, ठीक। मान लो ये इंडिया है, ठीक ना, ये कोई स्पेसिस आया है जो बाहर से है, ठीक। तो क्या करेगा जब इंडिया में आएगा, तो अब क्या है कि उसका कोई ईटर नहीं है, या फिर उसको कोई कॉम्पिटिटर यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, धीरे 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 पूरा फैल जाएगा, क्योंकि उसको उसका कोई कॉम्पिटिटर यहाँ पे नहीं है वो, ठीक है, इसलिए। तो ये याद रखना क्या, कीकर इरेडिकेशन या फिर ये विलायती कीकर जो है हमारा क्या, एक प्लांट एक टाइप से। तो एक ये क्वेश्चन आया था शायद 2 साल पहले यूपीएससी के अंदर। अब देखो ये हमारा रहा, ठीक। अब मेनली क्या है ना, ये इशू 1 साल से चल रहा है, ठीक ना, विद इन 1 ईयर से ज्यादा चल रहा है। अगर आपने 1 ईयर में नहीं भी देखा है, तब भी आपको पता है क्या कि इंडिया चाइना के बीच में क्या क्या इशू है, ठीक। मेनली बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ कहाँ है आपका, अरुणाचल में है, ठीक, सिक्किम में है, ठीक है, फिर अस्काई चीन में है, ठीक। तो अल्टीमेटली अगर वही बात है, अगर आपने अपना जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके ऊपर काम किया है और इंडिया चाइना का बेसिक्स आपने पढ़ा हुआ है, तो ये सब डेली बेसिस पे ये सब करके फायदा नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात ये रहा कि ये 1 साल से चल ही रहा है, तो इनफ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा वो डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। बस यहाँ पे एक चीज़ क्या है, ये जो लेक है, पैंगोंग लेक, ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये रहा हमारा पैंगोंग लेक, कहाँ पर है ये, यहाँ पे रहा हमारा, ठीक है, लद्दाख में है। तो जो पैंगोंग लेक है मेरा, ठीक, वो क्या इंडिया चाइना के बीच में डिवाइडेड है, जिसमें इंडिया के पास 1/3 पार्ट है, और जो लेक का 2/3 पार्ट है वो चाइना के पास है, ठीक है। बस इतना नॉलेज इनफ है। हाँ, अब ये देखो, अब मेनली क्या है, ये हमारा एडिटोरियल, ठीक। तो मेनली क्या है, इसको मैंने इंक्लूड इसीलिए नहीं किया बिकॉज यहाँ पे जो बात क्या है, कतर के हिसाब से बात किया है, कतर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म लिया गया एक टाइप से वहाँ के लोगों के लिए। तो हम लोग को सिंपल सा बात है ना, हमको प्रिपेयर करना है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, ठीक है, ना कि कतर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। तो इसलिए कतर के अंदर वहाँ गवर्नमेंट ने क्या क्या मतलब रिफॉर्म लिया है, वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, ठीक, ठीक है। तो बस वही है, क्योंकि अल्टीमेटली बात ये है ना, हमारा एग्जाम पर्पज से हमको फोकस करके चलना है, हमको फालतू का वो नहीं करना है ना, क्योंकि माइंड का एक लिमिटेशन होता है, कैपेसिटी होता है स्टोर करने का। हाँ, तो सुप्रीम हाई कोर्ट जो हमारा, उसने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है हमारा, कि देयर इज नो डाउट दैट नेशनलिज्म इज इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया इज वेरी वाइटल। डेमोक्रेसी के अंदर नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लोगों को बाइंड करके एक साथ रखता है, जिससे हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रांग होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा, या हाइपर नेशनलिज्म जो होता है मेरा, अति उत्साहित जो जो होता है एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक, वो हमारे लिए नेशन के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, खासकर जब वो पास्ट ग्लोरी के ऊपर बेसिस्ड हो, कि पास्ट में हमारा कंट्री ऐसा था वैसा था, उसके लिए। तो हाई कोर्ट ने ये बोला है, तमिल चेन्नई हाई कोर्ट ने, कि ए पेट्राइट इज नॉट वन हु ओनली रेज द फ्लैग। एक देशभक्त वही नहीं होता है जो कि सिर्फ अपना, एक देशभक्त का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अपना झंडा पकड़े, ठीक है, अपना नेशनल प्राइड को मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करे, ठीक, नेशनल प्राइड को दिखाए कि मतलब हमें, मुझे इसके ऊपर गर्व है, मुझे इसके ऊपर गर्व है, सिर्फ ये ना बोले, अपना मतलब जो स्लीव पे ऊपर झंडा लगाए, ठीक। तो मेनली नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप भैया मतलब फ्लैग लेके घूमते रहो, ठीक, या फिर अपना मतलब कोई नेशनल का सिंबल लगा के घूमते रहो, ठीक है, सिंबल लगा घूमते रहो। इसका तो ये नहीं होता कि आप मतलब हमेशा मतलब अपना कंट्री का जो क्या कहते हैं वो नेशनल प्राइड, मतलब हर चीज के ऊपर बोलो कि ये तो इंडिया से आया था, वो तो इंडिया से आया था, ठीक है, जबकि उसका साइंटिफिक बेसिस हो ना हो, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि ये सब क्वालिटी नहीं होता है नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म का क्वालिटी ये भी होता है कि आप अपने नेशंस के लिए, अपने कंट्री के लिए गुड गवर्नेंस का डिमांड करो, ठीक है। तो नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्लैग को वो करो, फ्लैग लेके मार्च करो अपना, ठीक ना, या फिर फ्लैग को अपने मतलब कपड़ों पे लगाओ, या फिर अपना मतलब हमेशा पास्ट ग्लोरी को लेके बोलते रहो,
ठीक, ये सब नहीं होता नेशनलिज्म का मतलब। अगर नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि आप, ये भी होता है कि आप गुड गवर्न कंट्री के अंदर गुड गवर्नेंस को लेकर आप आवाज उठाओ, ठीक, सिस्टम से गुड गवर्नेंस का डिमांड करो अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी, तो वही है। बट ऑल्सो अ पर्सन हु बैट फॉर द गुड गवर्नेंस। द सिंबलिज्म ऑफ नेशनल प्राइज इज नॉट सिनोनिमस विद द पेट्रोटिज्म। वही बोल रहा है कि ये नहीं कि अपना पास्ट ग्लोरी या फिर जो आपका नेशन का सिंबल है वो आपका पेट्रोटिज्म के इक्वल हो जाता है। तो पेट्रोटिज्म वो नहीं होता है आपका। पेट्रोटिज्म ये होता है कि अपने देश के अंदर गुड गवर्नेंस का डिमांड करो, सिस्टम्स के में जो बुराइयां है उससे आप उसको उजागर करो, उसको लोगों के सामने लाओ सिस्टम का बुराइयां को, और उस सिस्टम का जो बुराइयां है उसको ठीक करने में पार्टिसिपेट करो, और इंश्योर करो कि मतलब इंश्योर करो कि जो गवर्नमेंट है वो आपको गुड गवर्नेंस इंश्योर करे। हम्म। ये हमारा ऋग्वेदा में भी लिखा हुआ है। ऋग्वेदा आस्क अस टू लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। तो ऋग्वेदा में लिखा गया कि जो हमारा अच्छा विचार होता है या फिर गुड थॉट्स होता है उसको हमको अपने लाइफ में वेलकम करना चाहिए। लाइक एग्जांपल टॉलरेंस, वो इंडियन इथोस का एक पार्ट है। तो अगर कोई मतलब क्योंकि इतना ज्यादा डाइवर्स कंट्री है हमारा, तो अगर मतलब इतना ज्यादा डाइवर्स कंट्री है हमारा, मतलब इवन हर, अगर मान लिया जाए कि एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक ना, मान लो एक पर्टिकुलर रीजन है हमारा, ठीक, तो मेनली क्या उस रिलीजन के अंदर भी बहुत सारा डाइवर्सिटी। लाइक एग्जांपल एक्स हमारा कोई रिलीजन है, ठीक, अगर मान लो कि बिहार के अंदर एक्स को फॉलो करने वाले लोग एक्स वाई जे मतलब कुछ कल्चर प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, तो जरूरी नहीं कि बंगाल में रहने वाले वो एक्स रिलीजन के लोग भी वही चीज फॉलो करें। ठीक है, तो मतलब क्या कि इतना ज्यादा डाइवर्स है हमारा कंट्री कि मतलब अगर यहाँ पे लोग रिजिड होना स्टार्ट कर दे तो फिर हमारा कंट्री चल ही नहीं पाएगा एक टाइप से, क्योंकि हमारा कंट्री इतना ज्यादा डाइवर्स है कि हमें एक दूसरे का कॉपरेशन चाहिए ही चाहिए। विदाउट कॉपरेशन या हम लोग नहीं रह सकते हैं, साथ में नहीं रह पाएंगे। और कॉपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टॉलरेंस होना। टॉलरेंस मतलब क्या कि भैया मैं तुम्हारे कल्चर का रिस्पेक्ट करूंगा, तुम मेरे कल्चर का रिस्पेक्ट करो। मैं तुम्हारे कल्चर को एक्सेप्ट करूंगा, तुम मेरे कल्चर को एक्सेप्ट करो। मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो वही चीज है। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपना आंसर में। ठीक है, तो ये चीज हमने न्यूज उस दिन भी देखा था ना, कि इंडिया ने जो है श्रीलंका को ये बोला था कि जो मतलब आप चिंता मत करो। क्योंकि क्या था श्रीलंका के अंदर, क्या हमने देखा तो उसका डेमोग्राफी हमारा श्रीलंका का मेनली ये रहा कि कि जो इसका नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे कौन है? तमिलियंस है। और यहाँ पे कौन है? बुद्धिस्ट है। ठीक है, तो मेनली क्या इनको लेकर थोड़ा इथनिक वॉर वगैरह होते रहता है। तो उसी के ऊपर क्या था कि जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसमें श्रीलंका के ऊपर थोड़ा केस हो गया था, तो उसके ऊपर ही वोटिंग होने वाला था। तो इंडिया ने ही बोला था कि आप चिंता मत करो, हम आपके अगेंस्ट में वोट नहीं करने वाले हैं। बस। अब ये न्यूज़ है क्या कि जो बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, या फिर मतलब जो उसके फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश जो थे, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने गांधी पीस प्राइज दिया है। और ये साथ में इनको भी दिया है। तो गांधी पीस प्राइज देता मतलब देते कौन है? तो कल्चर मिनिस्ट्री अनाउंस करता है, ठीक। एक काउंसिल होता है, एक कमिटी होता है, उस कमिटी के हेड होते हैं हमारे पीएम, ठीक। तो वो कमिटी के अंदर और भी मेंबर होते हैं, लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हमारे, ठीक है। फिर लोकसभा का जो अपोजिशन पार्टी का जो मेंबर होता है वो लीडर, और स्पीकर ऑफ द हाउस वो होता है। तो अल्टीमेटली पीएम जो होते हैं हमारे वो चेयरमैन होते हैं, ठीक, इस कमेटी के। और ये कमेटी डिसाइड करता है कि गांधी पीस प्राइज किसको देना है, नहीं देना है। तो इस ईयर मिला है इनको हमारे शेख मुजीबिर रहमान को और सुल्तान ऑफ ओमान को। तो अगला न्यूज हमारा क्या है कि ये एक्ट बहुत दिन से न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग क्या है मेरे लिए। ये देखो क्या हुआ ना कि जब अयोध्या का रिजल्ट आ गया, केस का वर्डिक्ट आ गया, तो उसके बाद क्या था कि बहुत सारी जगह से ये डिमांड आना स्टार्ट हुई है, या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पर पहले 405 साल पहले कुछ और स्ट्रक्चर था, इसलिए अब यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए जो पहले स्ट्रक्चर था। अब वहां पर जो प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ के दोबारा जो पहले का स्ट्रक्चर था वो लैंड उसको वापस मिलना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारे कंट्री में एक एक्ट है, इसको कहता है क्या कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसके इसके अकॉर्डिंग क्या है ना कि जब हमारा कंट्री आजाद हुआ 1947, ठीक, ये डेट फिक्स किया गया हमारा क्या कि इस डेट को जो स्ट्रक्चर जिस रिलीजन का था, जो स्ट्रक्चर जिस रिलीजन से बिलोंग करता था वो उसी का रहेगा, एक्सेप्ट ये अयोध्या वाला केस को छोड़ के, ठीक है। तो हमारे कंट्री में लॉ ही है कि 1947 तक जो स्ट्रक्चर जिस रिलीजन का था उसी का रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट ये अयोध्या वाला छोड़ के, वही है। हाँ, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट
of 1991 which freezes the status of place of worship as it was in 15 अगस्त। वही है जिस दिन आजाद हुए थे 19 अगस्त 1947 को, तो उस दिन जो स्ट्रक्चर जिस रिलीजन का था वो स्ट्रक्चर उसी रिलीजन का रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ये बाय एक्ट हमारे कंट्री के अंदर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट वो अयोध्या वाला केस क्योंकि वो पहले का इशू था, ठीक। उसके अलावा बाकी सब जो आजादी के टाइम में जैसा था वैसा ही मेंटेन रहेगा। अगला न्यूज है हमारा क्या, अच्छा ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या है कि अगर मान लो हमें कोई भी रिफॉर्म सजेस्ट करना हो आंसर के अंदर, चाहे वो एडुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो, ठीक है, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो गवर्नेंस का इशू हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का इशू हो, चाहे वो इंडस्ट्री का इशू हो, चाहे वुमन एम्पावरमेंट का इशू हो, चाहे माल न्यूट्रिशन या चाइल्ड डेवलपमेंट का इशू हो, मतलब कोई भी इशू हो तो वहां पे हम एक लाइन चिपका सकते हैं या क्या कि वी नीड टू अडॉप्ट अ डिस्ट्रिक्ट वाइज स्ट्रेटेजी टू डील विद द इशू, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट वाइज सॉल्यूशन या डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन, ये हम लोग यूज कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या, हाँ एक न्यूज है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 49% का जो लिमिट होता था एफडीआई का, ठीक है, उसको बढ़ा के 74% कर दिया है एफडीआई का लिमिट। तो अब देखो ये चीज है हमारा, ठीक। अब क्या है कि ये पर्टिकुलरली ये उतना नहीं है, लेकिन आप अगर देखो ये मेनली जो आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट है ये बैड बैंक। अगर आपने इकोनॉमिक्स के ऊपर ठीक से टाइम स्पेंड किया है तो आप इस चीज को आराम से समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर टाइम स्पेंड नहीं किया इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस बनाने में तो आप इसको पढ़ोगे भी तो तक क्लियरिटी नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या होता है, बहुत से लिंकेजेस होता है, तो इसलिए क्या होता है करंट अफेयर समझने के लिए, करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर समझने के लिए मिनिमम आपको दो सब्जेक्ट तो अच्छे से बेस बनाना पड़ेगा, एक है पॉलिटी का बेस और एक इकोनॉमिक्स का बेस। तो ये दो सब्जेक्ट का बेस बनाए बिना आप न्यूज़ को, न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ को, एडिटोरियल को नहीं समझ सकते हो। अब जैसे एग्जांपल मेरा ऑलरेडी ये बेस बना हुआ है, तो अब क्या है कि ये उतना डिटेल मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि बेड बैंक होता क्या है, मेनली यही एक्सप्लेन किया गया। देखो आज के टाइम में क्या है कि जैसे मान लिया जाए कोई एक बैंक है, ठीक, उसने मान लो कि जेठालाल को लोन दिया, ठीक, अब जेठालाल ने क्या किया कि उस लोन को लेके वो भाग गया, या उसको उसका बिजनेस मान लो डूब गया, ठीक ना, तो वो बैंक को लोन चुका नहीं पाया, क्लियर है। अब होगा क्या कि जो बैंक है उनके उसके लिए क्या होगा, ये जो लोन वापस नहीं आया वो क्या हो गया, बैड लोन हो गया, ठीक। अब क्या अब क्योंकि जेठालाल ने जब लोन लिया था तो कुछ ना कुछ उसने कोलेटरल रखा होगा, गिरवी रखा होगा अपना दुकान वगैरह, सामान वगैरह, घर वगैरह, ठीक है। तो अब नेचुरल सा बात है अगर बैंकों को उनका पैसा वापस नहीं दे रहा है वो, तो बैंक क्या करेगा, जो कोलेटरल रखा था उसको सीज करेगा बैंक, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, जेठालाल का दुकान सीज कर लेगा, ठीक है, दुकान सीज करेगा। अब क्या है कि बैंक क्या कोशिश करेगा कि भैया मैंने जो उसका एसेट्स या फिर दुकान सीज किया उससे मैं अपना जो लोन रिकवरी करूं, ठीक है। अब लेकिन बात ये हो जाता है मेरा बैंक के पास वो स्पेशलिटी नहीं है कि वो ये सब चीज को डील कर सके, ठीक है। दूसरा बात ये कि क्योंकि अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर का काम अलग है, उसका काम फाइनेंस, क्रेडिट को देना, क्रेडिट को लेना, इस टाइप का उसका काम है, ठीक ना, सेविंग्स डिपॉजिट ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो सामान मतलब एसेट्स को नीलामी करके अपना वसूली करना, ये सब काम उसका नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात ये रहा कि अल्टीमेटली अगर वो चाहे भी ना तो जितना मान लो कि उसने 1 करोड़ का लोन किया है तो दुकान बेच के वो इतना 1 करोड़ नहीं अर्न कर सकता है एग्जाम्पल, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सजेस्ट किया था कि भैया हम अलग से एक ऑथोरिटी बनाएंगे, वो क्या काम करेगा कि बैंकों से ये जो एसेट्स वगैरह होता है ना कोलेटरल, जैसे इस केस में क्या था, बैंकों ने जेठालाल का दुकान को जब्त कर लिया, ठीक है। तो वो क्या, जब एक बॉडी होगा बैड बैंक टाइप का, वो क्या करेगा, ये कोलेटरल जैसे 1 लाख का जो 1 करोड़ का जो लोन था बैंक बैंक से जो लिया था, तो ये बैड बैंक क्या करेगा, उसको 1 करोड़ दे देगा और ये एसेट्स को अपने पास रख के वो उसको मोनिटाइज करेगा, फिर उसको बेचेगा, उसको डील करेगा, कैसे उसको रिकवरी करेगा अपना, ठीक है। तो बैड बैंक में क्या होता है, जो बैड लोन होता है, बैड बैंक में क्या होता है, बैड बैंक जो बैंकों का जो बैड लोन होता है ना, बैड लोन, ठीक, उसको वो लोग ले लेता है अपने पास और बाद में उसको नीलामी करके डील करके किस तरह रिकवरी वो लोग करता है, ठीक। क्योंकि क्या होता है रिकवरी के लिए एक अलग टाइप का स्किल चाहिए जो कि बैंकिंग सेक्टर के लोगों के पास होता नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला था, अलग से हम लोग एक बैड बैंक बनाएंगे जिसका ये काम होगा कि वो जो मतलब जो रिकवरी ऑफ लोन हो पाए और बैंकों का जो पैसा डूबा है वो उनको थोड़ा रिकवर हो पाए।
तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट यही था इसका। और ये इतना ज़्यादा डिटेल्स एग्जाम के लिए पर्पज से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बिकॉज हार्डली आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। वैसे भी इतना डायरेक्ट क्वेश्चन वो कहीं पूछने वाला है नहीं कि बताओ व्हाट इज बेड बैंक या फिर उसका कैसे फंक्शनिंग होता है। ठीक, तो अपने हिसाब से इसको देख लेना आप। हम्म। फिर एक ही आता है, देखो ये एडिटोरियल जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये, क्योंकि देखो अब क्या होगा कि आप जोश में तो पढ़ लोगे, बट ये जो एडिटोरियल है, ये क्या रिसेंटली क्या हुआ था हमारा, कि हमने देखा था ना बेंगलोर के अंदर कि जोमेटो का जो एक एम्प्लॉय था उसके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज हुआ था, तो उसी का पूरा ये है। ये न्यूज़ हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट की इकोनॉमी। ठीक, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक इकोनॉमी जब डेवलप करता है तो क्या होता है, उसके अंदर का जो फॉर्मल सेक्टर होता है या ऑर्गेनाइज सेक्टर वो इंक्रीज करता है, और जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो डिक्रीज करते रहता है। ठीक है, अब गिग इकोनॉमी क्या होता है कि गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है ना, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग लेबर एम्प्लॉय होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर ज्यादा होने लगता है एज कम्पेयर टू हमारा परमानेंट लेबर। ठीक है, तो गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लेबर होते हैं वो ज्यादा हायर, मतलब हाँ उनका ज्यादा हायर होता है उनका। ठीक है, और परमानेंट वर्कर जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक, तो ये दो इंफॉर्मेशन काफी सफिशिएंट है इस चीज को समझने के लिए, बिकॉज उतना डिटेल में जाना नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, गिग हमें बस ये याद रखना है कि गिग इकोनॉमी में जो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है ना, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू परमानेंट वर्क के। अब हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वही जो हमने देखा था ना ऊपर में, कि लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा वो हमारा वाइल्ड फायर हुआ था। ठीक है, ठीक एक साल के बाद सबसे बुरा वाला फ्लड आया 50 साल में। तो ये अल्टीमेटली किससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, क्लाइमेट चेंज से। तो फिर आज के लिए हमारा इतना ही है, थैंक यू। तो फिर जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो कभी भी। तो आज के लिए फिर बाय, हैव अ गुड डे।